ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ लीज. सिंपली इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, right to control जहाँ पर whereby because of which supplier conveys to the customer right to control use of an identified asset for agreed period of time in exchange of consideration. First of all, it is a contract whereby supplier conveys to the customer right to control use of an identified asset for agreed period of time in exchange of consideration. इसके अंदर 6 7 8 इश्यूज आते हैं. रीअसेसमेंट ऑफ लीज टर्म भी एक आता है, वो देखना पड़ेगा लास्ट में, और एक लीज टर्म. ठीक है, तो सेपरेट लीज कंपोनेंट पहले तो अगर अलग अलग है, ईच एसेट हैज इट्स ओन बेनिफिट प्लस ईच एसेट इज एन इंडिपेंडेंट एसेट, दैट इज इट इज़ नॉट इंटर रिलेटेड विद अदर एसेट. जैसे कि एक्सकेवेटर के साथ एक्सेसरीज थी, वैसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, दोनों अलग अलग होनी चाहिए. इफ एनी एंटर इनटू फॉर मल्टीपल एसेट देन ईच एसेट विल बी टेकन एज अ सेपरेट लीज कंपोनेंट द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड. ऑन उसके अपने बेनिफिट है, इंडिपेंडेंट एसेट है. ठीक है, इफ कंडीशन फॉर सेपरेट लीज का सेटिस्फाइड देन वी विल अकाउंट फॉर ईच सेपरेटली. इफ कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड वी विल अकाउंट फॉर ऑल एज अ सिंगल कंपोनेंट. अगर वो इंडिपेंडेंट एसेट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है देन वी विल अकाउंट फॉर ऑल द एसेट्स एज अ सिंगल लीज कंपोनेंट. ठीक है, और एक जो क्रक्स बताया था वो ये बताया था कि जहाँ पर लगता है वो इंटर रिलेटेड है वहाँ पर उनको एक मान लो, उसके अलावा मत मानो. नॉन लीज कंपोनेंट में क्या आ गया, इस पर तो प्रोविजन देर वहाँ पे ना कुछ नॉन लीज कंपोनेंट हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर था शायद, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हो सकते हैं, लीज फॉर लीज एसेट्स. तो हमें इनको नॉन लीज कंपोनेंट को फ्रॉम लीज कंपोनेंट अलग करना पड़ेगा बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ पार्टीज. ठीक है, वी विल डिस्कस अकाउंटिंग फॉर नॉन लीज कंपोनेंट्स लेटर and allocation of lease payments. As per rules, allocation of lease payment over lease component and non-lease component should be made in the ratio of standalone prices first of all. जैसे वहाँ पे था ना कि 50,000 उसका टोटल बन गया था लीज प्लस नॉन लीज का, बट हमें उसको 40-50 के रेशियो में 40:10 के रेशियो में नहीं करना. हमें उसकी स्टैंड अलोन प्राइस निकालना पड़ेगा विच वुड हैव बीन पेड इफ अगर जो दोनों कंपोनेंट्स है वो अलग अलग एक्वायर किए होते. इन केस स्टैंड अलोन प्राइजेस आर नॉट अवेलेबल फॉर देन हम एस्टिमेटेड मैक्सिमाइज वैल्यू ले लेते हैं, जो कि उससे अगले क्वेश्चन में यूज़ हो गया था. क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर था वो. आई विल शो यू ऑल दोज थिंग्स. क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर थी ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ. ठीक है, फिर ये हो गया, मतलब उसको अलग अलग ट्रीट कर लेंगे. मेंटेनेंस चार्जेस हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो सकते हैं, विच इज सेपरेट नॉन लीज कंपोनेंट फ्रॉम लीज कंपोनेंट बिकॉज बोथ ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. क्योंकि यार वो अलग ट्रीटमेंट कर रहा होगा वो, ठीक है, और तुम उसको अलग ट्रीट करोगे तो उसकी वजह से इन दोनों को अलग अलग डिफाइन कर दिया जाता है. इट माइट बी पॉसिबल दैट यू आर पेइंग अ फिक्स लमसम अमाउंट फॉर बोथ ऑफ देम बट यू हैव टू बाइफरकेट देम इनटू लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट. It's a part of presentation and nothing more than that. And not earlier than estimate maximum value should be used. Optional exemption for lessee. As per the rules agar Ind AS 116 we are applying, okay, an optional exemption has been given to an SSC as a practical expedient. As a practical expedient as in as a practical convenient, as an accounting relief that lessee can account for lease and non-lease component as a single component. And it can also be said that lessee does not require separation of lease and non-lease component in a contract, so it is not required. So it is not required from lessee that he needs to separate the lease and non-lease component in a contract. It is an optional exemption for lessee, and there are certain questions in which it is provided that he opted for it or he has not opted for it. It would be given, or sometimes there are some assumptions and all sort of those things. Then important note is here is कि आपको property tax हो सकता है, insurance हो सकता है, other fixed cost हो सकती है associated with lease assets should not be considered as a non-lease component. कोई फिक्स वो है, अब मेंटेनेंस भी फिक्स हो सकता है, ये यहाँ पे डाउट था एक. इट कैन ऑल्सो दैट वेरिएबल कॉस्ट कैन ओनली बी कंसिडर एज अ नॉन लीज. अगर इसके इंपॉर्टेंट नोट को कंसिडर करें, इट इज सेइंग कि अगर कोई फिक्स कॉस्ट है विच इज एसोसिएटेड विद लीज्ड एसेट दैट शुड नॉट बी कंसिडर एज नॉन लीज कंपोनेंट. एंड इट कैन बी वेरिएबल कॉस्ट कैन ओनली बी कंसिडर्ड एज अ नॉन लीज कंपोनेंट. इसका रीज़न ये है कि मेंटेनेंस जो है ना वो वेरिएबल होता है. ये क्या होता है, वेरिएबल कैसे हो सकता है यार? वो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हो सकते हैं, डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं इन द बुक्स ऑफ पार्टीज. इसको नहीं लेना, मैं यहाँ पे एक ऑडियो नोट ऐड कर दूंगा, यू कैन व्यू इट लेटर. ओके, ठीक है. 12, 13, 14, 15 इसके ऊपर बेस क्वेश्चन है, वी शुड व्यू देम. क्वेश्चन नंबर 12.
सिंपल था क्वेश्चन नंबर 12, वो यही है कि एक ट्रक है एक्सकेवेटर वाला, एक एक्सकेवेटर ले रखा है और उसके साथ में दे हैव ऑल्सो took the attachment that are used for mining purpose. So local mining that intends to use the excavator for copper mine have a lease and non-lease components. We will consider it as a single lease because a lessee would be unable to benefit from use of excavator without also using the accessory. So he won't be able to enjoy the benefit, or he won't be able to benefit from use of excavator without also using accessory. Therefore it is required the excavator is, therefore it can be said that excavator is dependent upon accessories. They are not independent. Excavator is dependent upon accessories. If he won't provide accessory, then how he will be able to use it? Thus from the perspective of lessee, contract contains one lease component. And the second one is कि loading truck है उसके साथ में with other readily available resources. Readily means promptly or quickly. कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर लोडिंग ट्रक प्रोवाइड करेगा on its own together. So if we can say that lessee can benefit from loading trucks on its own together with other readily available resources, because the loading truck could be deployed for other uses independent of the excavator. So lessee can also benefit from the use of excavator on its own or together with other readily available resources. तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लेसी द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स टू लीज कंपोनेंट. फर्स्ट इज अ लीज ऑफ एक्सकेवेटर एंड अ लीज ऑफ लोडिंग ट्रक. दो चीज़ें हो गई, एक एक्सकेवेटर और एक लीज ऑफ लोडिंग ट्रक. ये तो सिंपल था. जो क्वेश्चन 13 था, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये बता दूँ स्टिपुलेट्स, कुछ चीज़ को कहना एग्जैक्टली और ऑफिशियली, मतलब क्रिस्प एंड क्लियर से रिलेटेड होता है. स्टिपुलेटेड यूजली यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल एग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ स्टफ. एंटिटी एल रेंट्स एन ऑफिस बिल्डिंग. इसमें यार सिंपल है कि उन्होंने एक ऑफिस बिल्डिंग दी थी 10 साल के लिए, जिसमें HVAC सिस्टम लगा के दिया था. फॉर द सिंपलिटी हम कंसिडरिंग कि AC सिस्टम लगा के दिया था. इसके अलावा रिक्वायर जो लैंडलॉर्ड जो है वो रिक्वायर करता है टू परफॉर्म ऑल कॉमन एरिया मेंटेनेंस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द अरेंजमेंट. वो मतलब रिक्वायर करता है ये सब चीज़ें. ठीक है, कौन करता है? लैंडलॉर्ड रिक्वायर करता है. तो लैंडलॉर्ड रिक्वायर करता है तो हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे. एंटिटी एल मेक सिंगल रेंटल पेमेंट एंड डज नॉट पे फॉर द मेंटेनेंस सेपरेटली. एक उसमें ही कर देता है, बट हम इसको एक नॉन लीज कंपोनेंट मान लेंगे. अब एक ये भी यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ ईजीनेस, यू कैन लर्न दिस थिंग दैट मेंटेनेंस is never a fixed amount. It can be variable. Okay. So you won't consider it as a variable, won't consider it as a fixed amount, क्योंकि अगर ये वेरिएबल है तभी हम इसको उसका पार्ट बना रहे हैं नॉन लीज टर्म का. ठीक है, तो ऑफिस बिल्डिंग की लाइफ 40 ईयर्स है और वो इतनी की है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा. 3 कंपोनेंट आ गए इसके अंदर, ऑफिस बिल्डिंग, HVAC एंड ऑफिस फर्नीचर एंड द मेंटेनेंस एग्रीमेंट. जो ऑफिस बिल्डिंग और HVAC उसको हम एक लीज कंपोनेंट मान लेंगे, बिकॉज दे कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, because the HVAC was designed and tailored specifically to be integrated into the office building. It is designed in such a manner, it is tailored specifically to integrate into the office building, which cannot be removed. And in case they choose to remove it and move it to another building without incurring substantial, they won't be able to do it without incurring any substantial cost. तो इसलिए वो एक ही कंपोनेंट माना जा रहा है इसको. The building asset are lease component because they are identified asset for which entity L directs the use. Office furniture function जो करता है वो independent करता है and can be used its own और it can also, तो इसको एक अलग वो मान लें कि it is also a lease component because it is a group of distinct asset. ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट एसेट है, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट एसेट इसलिए बोल दिया क्योंकि उसमें कई फर्नीचर्स होंगे ना, टेबल चेयर, वो ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट फॉर विच एंटिटी L डायरेक्ट्स द यूज. और मेंटेनेंस एग्रीमेंट व्हाट इट इज अ नॉन लीज कंपोनेंट बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एंड नॉट फॉर द यूज ऑफ स्पेसिफाइड एसेट. यूज के लिए नहीं है स्पेसिफाइड एसेट, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एंड नॉट फॉर यूज ऑफ स्पेसिफाइड एसेट. कितने हो गए? 13th हो गया. 14th एक बार देख ले. हाँ, ये 14th ये था कि वो जो मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था, 8,000 का रेंट था, 1,500 मेंटेनेंस के, 500 एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के हैं. हाउ द कंसीडर वुड बी एलोकेटेड. कंटेन 2 कंपोनेंट है, लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट, विच इज मेंटेनेंस अमाउंट पेड फॉर इंस्टॉल डज नॉट ट्रांसफर अ गुड और सर्विस टू द लेसी. जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है वो ना तो कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहा है ना ही कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. So assuming the lease does not elect to use the practical expedient
एज पर पैरा 15 ऑफ इंडेस 16। यहाँ पे assumption ले ली इन्होंने कि he did not opt for practical expedient, ठीक है। Index both the lessee and lessor account for lease equipment and maintenance components separately and the administration charge is included in the total consideration to be allocated between those component। एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो इंक्लूडेड है किसके अंदर, टोटल कंसिडरेशन के अंदर, टू बी allocated between those components. Therefore, total consideration in the contract of 50,000 will be allocated to the lease component and the non-lease component. यहाँ पे जो इसका ट्रीटमेंट है ना एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क का, वो ये है यार, वो थोड़ा अलग है कि कंपोनेंट तो यार वो तेरे इसके अंदर आ गया, नॉन लीज कंपोनेंट में आना तो चाहिए क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था जो नॉन लीज कंपोनेंट का पार्ट है, property tax, insurance or other fixed which should not be considered as part of property tax। और ये यहाँ पे ऊपर था ना इसके थोड़ा सा मेंटेनेंस के चार्ज में एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के उसमें, तो पता नहीं उसने कैसे अकाउंट किया इसको। वो डू इट इन अ मैनर कि मतलब यहाँ तक लिख ले इसको, नॉन लीज कंपोनेंट टू अमाउंट डज नॉट ट्रांसफर गुड सर्विस टू द लेसी, ठीक है, जस्ट इट इज़ नॉट ट्रांसफरिंग एनी गुड सर्विस टू लेसी, ये कर ले। इसमें फिर यही है कि अज्यूमिंग उसने वो मान लिया सेपरेटली एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड इन द टोटल कंसिडरेशन। ठीक है, जो आपका रेंट है और जो आपका मेंटेनेंस है, इन दोनों को लीज एंड नॉन लीज में क्लासीफाई कर दो, ओके, रिस्पेक्टिवली। And therefore the total consideration the contract of rupees 50,000 will be allocated in the lease component equipment and the non-lease component maintenance। इसका तो ये कहने का वो है कि 50,000 जो नॉन लीज है ना वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा मेंटेनेंस के नाम से, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क से, ठीक है। तो क्वेश्चन 15 आ जाता है मेंटेनेंस है इसके अंदर 80,000 का 90,000 का, और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस कैन बी रेडली ऑब्जर्व सो द लेसी एस्टिमेट, उसने मैक्सिमाइजिंग द यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसने वो इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ये निकाला है कि उसकी जो 85,000 है उसकी जो स्टैंडर्ड प्राइस है और मेंटेनेंस है 15,000 का, ठीक है। तो उसका परसेंटेज निकाल लिया सर्टेन, और जो भी हमें कंसिडरेशन मिल रहा है या कंसिडरेशन हम पे कर रहे हैं उसके रेशो में से बांट देंगे। ऑफ द फॉर लीज कंपनी 85% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड प्राइस, total estimated standalone price. The lessee allocated the consideration of contract as follow: lease 76,500, 13,500. This is that. Combination of contract, ये एक थर्ड इशू हो जाता है। अगर there are multi contract with the same party that we can combine all of the asset under multiple contract as a single lease component, तो कंडीशन सेटिस्फाई वो कब होंगी? अगर एक पैकेज की तरह दिया है, इसमें सिंपली वो है कि वो इंटर रिलेटेड होनी चाहिए और डिपेंडेंट होनी चाहिए एक दूसरे पे, बस पैकेज की तरह ऑफर किया, ठीक है, ये भी एक रख ले दिमाग में। अब ऐसा भी हो सकता है कि कंबाइन कर सकते हैं हम, देख इससे पहले जो चीज़ें चल रही थी ना वो या तो इंटर रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है, या इंटर डिपेंडेंट होनी चाहिए। इंटर रिलेटेड एज इन कि एक दूसरे से उनका कुछ इफेक्ट है, मतलब कि जैसे बिल्डिंग थी और साथ में आपका HVAC था, AC वाला था, ठीक है, वो एक इंटर डिपेंडेंट थे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर। फिर उसके अलावा इंटर रिलेटेड थे। इंटर रिलेटेड कहाँ पर थे? इंटर रिलेटेड वहाँ पर थे जो आपकी बिल्डिंग और वो हो गया, और इंटर डिपेंडेंट वहाँ पर थे जहाँ पर आपकी एक्सकेवेशन था और उसके साथ में उसकी एक्सेसरी थी। उस केस में तो ठीक है, हम कर लेंगे, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे, एक कंपोनेंट मान लेंगे। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर इंटर रिलेटेड नहीं है, ठीक है, और वी कैन कंबाइन, इंटर रिलेटेड नहीं है, इवन देन वी कैन कंबाइन इंडिविजुअल एसेट्स हैज इट्स ओन बेनिफिट, उनके अपने ओन बेनिफिट्स हैं, सो दे कैन बी कंबाइंड ओनली इफ दे आर सिमिलर एसेट, लाइक 5 स्कॉर्पियो कार्स, ठीक है। तो तुम उसकी जो भी अमाउंट आ रही है एक की, उसको तुम 5 से या 10 से मल्टीप्लाई कर लो, जितने भी तुम्हारे पास में सिमिलर उस तरह के एसेट है, तो इस केस में हम वो कर सकते हैं। फिर इंसेप्शन ऑफ लीज पे क्या किया जाता है? इंसेप्शन लीज कब होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, जिस दिन हो गया, या फिर म्यूचुअल कंसेंट जो हुआ प्रिंसिपल टर्म्स के लिए, टू प्रिंसिपल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच एवर इज अर्लियर, सो वी विल कंसिडर दैट टू बी द इंसेप्शन ऑफ द लीज। कमेंसमेंट डेट वही सिंपली क्या होती है? पार्टी फॉर लीज विल बी कमेंस इन द बुक्स ऑफ पार्टीज फ्रॉम कमेंसमेंट डेट ऑफ लीज, ठीक है, कमेंसमेंट डेट से स्टार्ट हो जाती है। अब यही बता रहे डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर म्यूचुअल कंसेंट टू प्रिंसिपल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
फिर ये इट इज़ डेट जिस दिन कंट्रोल जो है राइट टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ एसेट इज ट्रांसफर टू लेसी, जिस दिन राइट टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ एसेट वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लेसी को। इसमें ये है कि हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें रेंट फ्री पीरियड ऑल्सो समटाइम, क्योंकि ऐसा हो जाता है कई बार कि जो पोजेशन ऑफ एसेट है दैट इज़ गिवन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक इट माइट टेक 1 month 2 months 3 months, बट एक्चुअल पोजेशन डेट इज़ कमेंसमेंट डेट इफ रेंट इज़ नॉट पेबल ड्यूरिंग सच पीरियड। सिंपल सी ये बात है। अगर एक्चुअल पोजेशन डेट जो है एक्चुअल पोजेशन डेट है ना, अगर मई में ट्रांसफर कर दिया तो मई से ही हम उसको मान लेंगे, इवन दो वी आर नॉट पेइंग एनी रेंट फॉर दीज 3 periods। ठीक है, फिर उसके बाद में मतलब यही कह सकते हैं दैट पेमेंट रेट डज नॉट अफेक्ट कमेंसमेंट डेट। जो पेमेंट की डेट है उससे कोई इफेक्ट नहीं हो, जो फिजिकली जो एक्चुअल पोजीशन दे दिया जाता है ना, फिजिकल पोजीशन जिस दिन हो गया उसको हम कमेंसमेंट डेट मान लेंगे। इशू 6 क्या है हमारे पास में, लीज टर्म नॉन कैंसिल। ये कैसे कंप्यूट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक नॉन कैंसिलेबल पीरियड है 8 साल का, अगर कोई ऑप्शन है एक्सटेंशन का एंड वी आर सर्टेन दैट द लेसी विल ऑप्ट फॉर दिस एक्सटेंशन, ओनली देन वी विल ऐड दोज 2 years और वट एवर ईयर्स आर प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। तो वो 2 साल हो गए। फिर हमें लगता है कि 8 साल बाद वो इसको कैंसिल करने का राइट है उसके पास, लेकिन उसने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी उसके अंदर कुछ उसने ऐसे चेंजेस कर दिए जिसकी वजह से अब ये सर्टेन हो गया कि ये और 2 साल भी रुकेगा। 2 साल 1 साल मतलब जितना भी हमें लगता है, ठीक है, तो हम उसको भी फिर ऐड कर लेंगे। इसके लिए क्वेश्चन था 16, लीज टर्म शैल नॉट इंक्लूड कैंसिलेबल पीरियड, एनी कॉन्ट्रैक्ट कैन कंसीडर कैंसिलेबल। अगर मतलब हम कैंसिलेबल पीरियड को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, ये टर्मिनेशन पीरियड है। टर्मिनेशन पीरियड थोड़ा अलग हो गया कि उसके पास में ऑप्शन है वो कैंसिल कर सकता है, ठीक है। कैंसिलेबल पीरियड यार ये हो गया कि वो कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, तो उसका वो नहीं होता, तो ये इतना रेलिवेंट भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन 16 एक बार देख लें। सिनेरियो ए बी सी ए, नॉन कैंसिलेबल टर्म था 6 years का एंड 2 fixed year प्राइस रिन्यूअल with future lease by the internal external market rates at lease when there are no termination penalties or other factor indicating individual is certain to exercise the renewal option. What is the lease term? ठीक है, 6 साल ही रहेगा। Being the non-cancellable period, the renewal period of 2 years not taken into consideration. It is mentioned that NDBC is not reasonably certain. वो certain नहीं है कि उसको वो ऑप्ट करेगी। सेकंड भी ऐसा ही है, ठीक है। सेकंड में वो है कि जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट इज अमंडेंट, हाँ वही जो अभी मैं बात कर रहा था ना, कि हमें उसकी उससे लगता है एक्सपेक्टेड टू हैव सिग्निफिकेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ 8 years एंड दैट वैल्यू कैन ओनली बी रियलाइज थ्रू कंटिन्यूड ऑक्यूपेंसी द लीज विच इज व्हाट इज द लीज टर्म, तो हम उसको भी ऐड करेंगे। एंटी कंक्लूड द लीज टर्म इज 10 years बीइंग 8 year ऑफ नॉन कैंसिलेबल प्लस द रिन्यूअल पीरियड ऑफ 2 years वेयर द लेजी इज रीजनेबल सर्टेन टू एक्सरसाइज ऑप्शन। 8 साल का तो हो गया जो नॉन कैंसिलेबल है, ठीक है। 2 साल वो जो एक्स्ट्रा जो हमें लग रहा है कि वो कर लेगा। 8 साल के लिए यहाँ आया 2 year मार्केट प्राइस रिन्यूअल ऑप्शन बिफोर इट टेक्स पोजेशन ऑफ द बिल्डिंग एंटिटी XYZ पेज फॉर लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट। उसने लीज होल्ड की इम्प्रूवमेंट करने के लिए पे कर दिया था। लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव सिग्निफिकेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ 8 years एंड द वैल्यू कैन ओनली बी रियलाइज, वो वैल्यू तब भी रियलाइज हो सकती है वो उसको कंटिन्यूली ऑक्यूपाइड रखे, तो वो ऑब्वियसली ऑक्यूपाइड रखेगा उसको, क्योंकि इफ इट इज अबेंडेंड द लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट द एंड ऑफ द इनिशियल नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 8 years, thus at the lease commencement entity XYZ concludes the lease term is 10 years with no cancelable plus 2 years where the lessee is reasonably certain to exercise the option। तो ये है कि वो सफ़र करेगा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पेनल्टी एंड XYZ ने डिटरमाइन किया दैट इट इज़ रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन बिकॉज इट वुड सफ़र अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पेनल्टी इफ अबैंडन द लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। रीअसेसमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन 17 और 18 थे, देखते हैं एक बार। एज वेल प्रोविजन लेजी शुड assess lease term at the end of each year. The following factors may affect lease term. उसमें क्या हो सकता है, कोई मेजर इम्प्रूवमेंट हो गई, कोई मेजर मॉडिफिकेशन कर दिया, तो एट द एंड ऑफ द ईच ईयर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें रीअसेस करना पड़ेगा लीज टर्म को। कोई इम्प्रूवमेंट हुई है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है, कोई मॉडिफिकेशन उसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है ना। कोई बिजनेस ऑफ रिलेटेड एसेट, कोई बिजनेस ले लिया उन्होंने, उस केस में फिर क्या होगा, इफ लेजी हैज सब लीज द लीज एसेट फॉर बियॉन्ड इट्स नॉन कैंसिलेबल पीरियड,
कोई नॉन कैंसिलेबल पीरियड है 8 साल का, उससे बियॉन्ड उसने सब लीज कर दिया, तो उस केस में इसको क्या करेंजेस, तो उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होता रहेगा।